नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे वीवर्स आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ऑनर, यानी अगर इसको हम हिंदी में कहें तो बुनकर, लोहा बनाने वाले मालिक, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। यानी चैप्टर हमारा क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 है, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में देखेंगे कि हम इस चैप्टर में कुछ क्राफ्ट पर्सन और इंडस्ट्रीज और इंडिया की ब्रिटिश रूलेड टाइम, यानी कि जब ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग शासन करते थे उस टाइम क्या क्या चीज़ था। उस टाइम वह दो ही इंडस्ट्रीज पर फोकस करते थे, दो ही चीज़ की खेती करवाते थे। पहला था टेक्सटाइल, दूसरा था आयरन एंड स्टील। चलिए आगे देख लेते हैं कि उस टाइम इंडियन टेक्सटाइल का पूरे विश्व में क्या जगह थी, उसके बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है। देख लेते हैं। अगर हम देखें 1750 के लगभग, तो इंडिया बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अगर 1750 ईस्वी के लगभग भारत पूरे विश्व में कॉटन का एक बहुत बड़ा व्यापार बना चुका था। ठीक है, इतना ही नहीं, इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बी रिनोवेट बाथ देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सिक्यूट क्राफ्ट्समैन। यहाँ के लोग और यहाँ की कॉटन की फाइन क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि पूरे विश्व में काफ़ी अच्छा जगह बना चुकी थी। दे वर द एक्सटेंसिव ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। एशिया के यानी दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया के कई सारे जगहों पर, इतना ही नहीं, एशिया के बीच में यानी सेंट्रल एशिया में भी इसका मार्केट बन चुका था। किसका? भारतीय कपड़े का या इंडियन टेक्सटाइल का। फ्रॉम द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के शुरुआत से ही यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी बिगेन बाय इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। यानी कि अगर हम देखें 16वीं शताब्दी में ही इंडियन टेक्सटाइल को यूरोपियन कंपनियां, यूरोपियन व्यापारी कंपनियां यहाँ से खरीद कर और यूरोप में ले जाकर सेल करना शुरू कर दी। यहाँ पर वर्ल्ड टेल अस हिस्टोरियंस, यानी इतिहास के मतलब पूरे विश्व के इतिहास में क्या छपा है इस हमारे टेक्सटाइल के बारे में। चलिए इसको देख लेते हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट इनकॉन्ट्रेट फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाई अरब मर्चेंट्स इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक। यानी उस टाइम जो वहाँ के ट्रेडर्स इंडिया में आते थे यहाँ के कॉटन क्लॉथ को लेकर, और सीधे यहाँ से लेकर कहाँ जाते थे? अरब मर्चेंट। अरब मर्चेंट मतलब एक अरब देश है, वहाँ एक मोसुल जगह है जो अभी वर्तमान में इराक है, वहाँ पर ले जाकर इसको सेल करते थे। इतना ही नहीं, वे क्या रेफ़र करते थे यहाँ पर कि दे बिगेन रेफरिंग ऑल फाइनली वोवेन टेक्सटाइल एज मसलिन। मसलिन एक उस टाइम की टेक्सटाइल का एक डिज़ाइन था, उसका नाम था वह ये वर्ड दैट एक्यूरेट वाइड करेंसी। ठीक है, यानी कि मसलिन को धीरे धीरे, अगर उसको हम देसी भाषा में कहें तो मलमल कहते हैं, वह धीरे धीरे जल्द ही खूब प्रचलित हो गया, मसलिन यानी मलमल। और द कॉटन टेक्सटाइल पीस द पोर्टुगेज took back to Europe along spices come to be called calico, which become the general name all cotton textile। वहाँ पर जो भी कॉटन कपड़े ले गए, सूती कपड़े ले गए, वह कालीकट बंदरगाह से ले जाते थे। यानी आप समझते होंगे पुर्तगाली जो नाविक आया था, वो वास्को डिगामा, वो कालीकट बंदरगाह पर आया था, तो वह यूरोप में जो व्यापार होता था वह कालीकट बंदरगाह के माध्यम से, कालीकट पोर्ट के माध्यम से होता था। तो उस पूरे चीज़ को ही मतलब जितना भी कॉटन कालीकट बंदरगाह से जाता था उसको कालिको कहने लगे। कालिको यहाँ पर दिया हुआ है, कालिको, कालिको कहने लगे। अगर देखें हम कि 1730 ईस्वी के मध्य, यानी 1730 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट टू ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव इन कलकत्ता टू आर्डर ए वेराइटी ऑफ क्लॉथ इन पीसेस इन बल्क। वहाँ पर कंपनी ने वहाँ के कंपनी के लोगों को भेजा, कंपनी के प्रतिनिधि को भेजा कि कलकत्ता में जाकर विभिन्न प्रकार के कपड़ों के आर्डर लेकर और आप यहाँ पर भिजवाएं। और इतना ही नहीं, बहुत सारा आर्डर उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगर हम देखें उसमें एमंग द पीसेस ऑफ ऑर्डर बल्क और प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ कलर्ड छिंट। छिंट यानी एक छिंट डिजाइन है कि वहाँ पर बताया गया था कि छिंट के कपड़े आपको लाना है, उसमें कोशिश, एक खस्सा भी होता है, एक बंधना भी होता है, ऊपर हमने बताया था मलमल और छिंट। इतना ही नहीं, हिंदी वर्ड छीट जो होता है, जैसे आप कपड़े छीट के कपड़े कहते हैं, छीट एक डिजाइन है। ये क्लॉथ इज स्मॉल कलरफुल फ्लावरी डिजाइन।
छोटे छोटे फूलों की डिज़ाइन जो होती है उसे छीट बोलते हैं, तो उस टाइम भी छीट के कपड़े काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। और द बंदना टर्म डेरिवेट फ्रॉम द वर्ड बंधना, रेफर टू एनी ब्राइट कलरफुल एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द निक और हेड। एक काफ़ी अच्छा स्कार्फ टाइप का एक कपड़ा होता था और उसकी डिज़ाइन बंधना बोलते थे। द प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ, देखिए द प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ कॉलेड छिंट और खस्सा इसको बोलते हैं, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, और एंड बंधना, ठीक है, ये हमारे कॉटन के कपड़ों की डिजाइन का नाम है, ठीक है, इंडिया में जो होते थे। और देयर वर अदर क्लॉथ इन द ऑर्डर बुक द वर द नोटेड बाय देयर प्लेस ऑरिजिन सच एज कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, ओडिशा और चारपुर। इन जगहों से वह कपड़ा यहाँ से उठाते थे और फॉरेन में ले जाते थे, यानी विदेश में ले जाते थे। इंडियन टेक्सटाइल यूरोप मार्केट में कैसी थी, भारतीय कपड़ा का बाज़ार यूरोप में कैसा रह रहा था उसको देखते हैं। शुरुआत के दिनों में यानी कि अर्ली 18th सेंचुरी, वरीड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल वुड एंड सिल्क मार्केटर इंग्लैंड बिगेन प्रेजेंटिंग अगेन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। ऐसा हुआ ना कि वहाँ के लोग काफ़ी चिंतित हो गए और इंडियन के कपड़ों की जो इम्पोर्ट थी, आयात था, उसको धीरे धीरे बंद करने लगे कि इंडियन कपड़ा अगर ब्रिटेन में आ जाएगा तो यहाँ का कपड़ा नहीं बिकेगा। इसलिए 1720 ईस्वी में द कालिको एक्ट बनाया गया और उसको इंग्लैंड के द्वारा, मतलब कालिको एक्ट के तहत भारतीय कपड़ों का जो यहाँ से कपड़े प्रिंट होकर जाते हैं, कॉटन टेक्सटाइल छिंट वगैरह, उसको इंग्लैंड में बैन कर दिया गया। हालांकि इंग्लैंड में बैन किया गया था, लेकिन पूरा इंग्लैंड में ही बैन हुआ था, लेकिन यहाँ तो पूरा विश्व में छाया हुआ था। कंपटीशन विथ इंडियन टेक्सटाइल लेड टू सर्च फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन इंग्लैंड। यहाँ के कपड़ों का कंपेयर कर करके और वह अपना इंग्लैंड में ही इनोवेशन करने के चक्कर में थे। अगर 1764 में देखें तो स्पाइनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जोहन काय विच इंक्रीजेड द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेडिशन स्पैंडल्स। एक आविष्कार किया उन्होंने कि स्पाइनिंग जेनी एक कपड़ा बुनने वाली मशीन है और उसके माध्यम से उन्होंने कपड़ा अच्छे तरीके से बनाना शुरू किया। इन 1786 स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय रिचर्ड आर्केव विच रिल्यूशनेड कॉटन टेक्सटाइल वेविंग। यानी कि ये वहाँ पर स्पाइनिंग जैनी देखें तो वहाँ पर कौन कौन चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, स्पाइनिंग जैनी, ये स्पाइनिंग जैनी, और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ रिचर्ड द्वारा एक टेक्सटाइल वेविंग मशीन का आविष्कार किया गया। इतना ही नहीं, वो तो इंग्लैंड में किए थे, लेकिन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी और उसके साथ ही डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी और इंग्लिश कंपनी मेड लार्ज प्रॉफिट था टेक्सटाइल ट्रेड विथ इंडिया, क्योंकि वह इंडिया के साथ जो भी मार्केट करते थे उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहते थे। इसलिए दिस कंपनी परचेटेड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। वहाँ से देखिए क्या होता था कि वो इंडिया में आते थे तो इंडिया में कुछ देकर उनको ले जाना पड़ता था, तो उसके बदले वो सिल्वर, यहाँ पर दिया हुआ कि सिल्वर से वो इंपोर्ट करते थे। व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेनेड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल दे यूज्ड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट एंड जमींदार इन इंडिया बाय इंडियन टेक्सटाइल। देखिए यहाँ पर एक समस्या है, मैं बता दूँ आपको कि वहाँ पर इंग्लैंड की जो करेंसी थी वो इंडिया में नहीं चलती थी, इसलिए वो इंडिया के लोगों को सिल्वर देकर कपड़े ले जाते थे। लेकिन जैसे ही इंडिया में उनकी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आई, जैसे ही पावर में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने यहाँ के किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलना शुरू किया, जमींदारों से। तो उस पैसे को फिर से वह इन्हीं लोगों को देकर, इंडियन टेक्सटाइल के लोगों को देकर और उसी से कपड़े खरीद कर और यहाँ से ले जाने लगे। अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि वेवर्स, हु वर द वेवर्स। वेवर्स कौन थे, यानी बुनकर कौन थे। तो बुनकर कौन थे इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। आपके बुक में एक मैप दिया गया, उसमें भी देख सकते हैं। बुनकर आमतौर पर देखें तो बुनाई करने वाले कम्युनिटी थे, यानी जो कपड़े बुनने वाले समुदाय थे, स्पेशलाइज्ड इन वेविंग,
वह कपड़ा बुनने में काफ़ी स्पेशलिस्ट थे और उनकी स्किल जो थी बहुत अच्छी तरीके की थी और उनके आने वाली जनरेशन जो भी थी वह भी उस स्किल को अच्छे तरीके से सीख चुकी थी। और इतना ही नहीं, कुछ कम्युनिटी जैसे फेमस थी कपड़ा बुनने के बारे में फेमस थी, उसमें कुछ कम्युनिटी का नाम दिया हुआ है टांटी वेवर्स ऑफ बंगाल एंड द जुलाहा मोमिन वेवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। बंगाल में टांटी वेवर्स, जुलाहा, मोमिन वेवर्स और उत्तर भारत में कई सारे, और वह सेल एंड कोई कोलार एंड देवांग ऑफ साउथ इंडिया। कई जगह हैं जहाँ से कपड़ा बिकता था, कपड़ा सेल करते थे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पाइनिंग डन मोस्टली बाय वुमेन एंड विच चरखा एंड द तकली वज, यानी कि आप चरखा के बारे में तकली सुने होंगे, कपड़ा उसी पर बुना जाता था चरखा में तकली लगा के। कपड़ा बुनने के बाद स्पाइनिंग को मोस्टली पहले देखिए महिलाएं बुनती थीं, महिलाएं बुनने के बाद उन कपड़ों को ज़्यादातर महिलाएं होती थी, ऐसा नहीं कि सभी महिलाएं ही होती थी। कपड़ा बुनने के बाद उसको मेन द्वारा यानी लोगों द्वारा, जेंट्स द्वारा उसको अच्छे तरीके से बनाया जाता है और उसको कलर डाला जाता है। कलर डालने के बाद अच्छे से साफ़ किया जाता है, सुखाया जाता है और कुछ अगर उसमें धागे वगैरह निकले हैं तो उनको सही किया जाता है। और कपड़ा में कलर देने वालों को रंगरेज बोलते थे, कपड़ा में जो कलर देते थे उनको रंगरेज बोलते थे। आगे फॉर द प्रिंटेड क्लॉथ वेवर नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर नोन एज छिप्पीगार, यानी कि अगर हम देखें कपड़ों में छप्पा लगाना है ना तो छिप्पीगार बोलते थे उस टाइम लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यानी कि भारतीय कपड़े कैसे धीरे धीरे कम होने लगे। देखिए, द डेवलपमेंट कॉटन इंडस्ट्री ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया सेवर वे। देखिए, ब्रिटेन के लोग जब धीरे धीरे उनका मार्केट डाउन होने लगा तो वो इंडियन के लोगों को सताने लगे। तो इंडियन टेक्सटाइल में ब्रिटिश टेक्सटाइल और यूरोपियन और अमेरिकन टेक्सटाइल, ऐसे इसमें हुआ क्या था इसकी कहानी थोड़ी सी बता देते हैं कि इंडिया के लोगों को ज़्यादा टैक्स भरवा के और इन्हीं के लोगों का सामान सस्ते में खरीद के और भारतीय लोगों को धीरे धीरे गरीब बनाने लगे अंग्रेज लोग। और इम्पोर्टिंग टेक्सटाइल, यहाँ के कपड़े इंग्लैंड में ले जाने के सस्ते दामों पर ले जाते थे और वहाँ से जो कपड़े बन के या अच्छे डिज़ाइन के कपड़े या इंडिया में ही बना के जो लोगों को कपड़े देते थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे में देते थे, या फिर यहाँ से माल जो खरीदते थे वो सस्ते में खरीद के ब्रिटेन भेज देते तो वहाँ मोटी रकम कमा लेते थे। और धीरे धीरे शुरुआत में क्या 19th सेंचुरी में इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली डिस्प्लेसेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। धीरे धीरे इंडिया का कपड़ा और कई सारे जगहों पर जाने लगा। ठीक है, और वह इंग्लैंड के लोग अपना कपड़ा यहाँ लाने लगे। बाय द 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। फिर धीरे धीरे ब्रिटेन में यही चीज़ कच्चा माल यहाँ से उठाते थे और वहाँ ले जाके बनाते थे, फिर वह धीरे धीरे कपड़ा यहाँ ला के महंगे दामों पर बेचते थे। कुछ लोग कपड़ों को यहाँ से कुड नॉट बी सप्लाइड बाई मशीन थॉट हैंडलूम वेविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। कुछ कपड़े ऐसे भी थे कि जो वहाँ तो बनते थे लेकिन साफ़ करने के, जैसे नेहरू जी के कपड़े कहाँ जाते थे साफ़ करने के लिए, इंग्लैंड जाते। ऐसे कुछ कपड़े होते थे कि वह इंडिया में साफ़ तक नहीं हुआ करते थे, बाहर से बन के आए थे और बाहर ही साफ़ करने के लिए जाते थे, हालांकि उसको महंगे लोग ही प्रेफर कर सकते थे। बाद में क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसमें महात्मा गांधी अर्जेंट पीपल बाइकॉट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल, यानी आयातित जो माल था उसको अपने यहाँ यूज ना करें, जो अपने कपड़े हैं यानी खादी उद्योग वाले कपड़े हैं वही यूज करें। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया कि ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों को यूज मत करो, उनका बाइकआउट करो और इंडियन कपड़ों का यूज करो। यानी उसमें खादी ग्रेजुअली बिकम ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि उस टाइम खादी के कपड़ों को भारतीय का प्रतीक बनाया गया कि जो भारतीय हैं उन्हें खादी के कपड़े पहनना चाहिए। वह एक तरफ से भारतीय कपड़ों का प्रतीक बन गया और बहुत सारे वेवर्स बिकम एग्रीकल्चर लेबरर, क्योंकि जो बुनकर थे उस टाइम वह बहुत गरीब हो गए और धीरे धीरे वो क्या बन गए, खेती किसानी करने वाले या लेबर बन गए। और कुछ लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर गए, चले गए, और कुछ लोग काम की तलाश में दूसरी जगह भी चले गए, और कुछ लोग
इतना ही नहीं, इंडियन लोग अदर कंट्री में भी, अन्य कंट्री में भी प्लांटेशन कर लिए थे, जैसे अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ भी कुछ वीवर्स चले गए, उनको अंग्रेज लोग पैसे देकर ले गए। Some handloom weavers also found work in new cotton mills that were established in Bombay, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। इन जगहों पर फिर से कॉटन मिल बैठाई गई और फिर से कुछ कपड़ों का व्यापार इंडिया में फिर शुरू किया जाने लगा। ठीक है, कैसे कैसे फिर से कॉटन मिल कहाँ से कैसे आई उसके बारे में देख लेते हैं कि पहली कॉटन मिल अगर देखें इंडिया में कैसे सेट हुई, तो स्पाइनिंग मिल थी बॉम्बे में 1854 में। ठीक है, फ्रॉम द अर्ली 19th century बॉम्बे ग्रोन एट द इम्पोर्टेंट पोर्ट द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया, इंग्लैंड एंड चाइना। बॉम्बे एयरपोर्ट से या बॉम्बे पोर्ट से, एयरपोर्ट तो उस टाइम ही था, बॉम्बे पोर्ट से यानी बंदरगाह से चाइना में भी और इंग्लैंड में भी माल जाने लगा। इतना ही नहीं, 1900 यानी 1854 से शुरू हुआ था, 1900 आते आते कुल 84 मिल स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। मुंबई में 1900 आते आते कुल 84 मिल स्थापित हो गई। और अहमदाबाद में जो फर्स्ट मिल स्थापित की गई वह अहमदाबाद में 1861 में पहली मिल स्थापित की गई। और ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू डिमांड फॉर लेबर, वहाँ पर लेबरों की ज़रूरत पड़ी, कामगारों की ज़रूरत पड़ी। थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीजेंट यानी किसान, जो हज़ारों गरीब किसान, आर्टिस्ट और कई सारे खेती करने वाले लोग मूव कर गए शहर में काम की तलाश में, मिल में जाकर सीधे काम करने लगे। जो किसान थे, वेवर्स थे, मजदूर थे, वो काम की खोज में बॉम्बे चले गए, वहाँ फैक्ट्री में काम करने लगे। द टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज इंडिया फेस्ड मनी प्रॉब्लम, धीरे धीरे बहुत समस्या झेलनी पड़ी ये इंडियन टेक्सटाइल मार्केट को। चीप टेक्सटाइल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, और क्योंकि उस टाइम जब अंग्रेज लोग आने लगे तो वहाँ से ब्रिटेन से कुछ कपड़े लाने लगे, तो वह इंडियन मार्केट में सस्ते बेचने लगे, इसलिए इंडियन टेक्सटाइल को काफ़ी समस्या झेलने लगी। जैसे ही उन वहाँ के सस्ते कपड़े मिलने लगे तो इंडिया के कपड़ों को, क्योंकि इंडिया के मशीन में महंगा बन पाता था, इसलिए वह ब्रिटेन के कपड़े खरीदने लगे लोग सस्ते के कारण, इसलिए इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया यूजुअली रिफ्यूजेड टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री, बहुत सारे यहाँ के इंडिया के लोग बताए कि हम सभी को भारतीय कपड़ा का बाज़ार बचा के रखना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जब फर्स्ट पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम टेक्सटाइल इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइन एंड इंडियन फैक्ट्री वर कॉल्ड अपॉन द प्रोड्यूस क्लॉथ फॉर मिलिट्री सप्लाईज विच इंक्रीजेड द डेवलप ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोड्यूस इन इंडिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर से इंडिया में कपड़ों का व्यापार शुरू किया जाने लगा। इतना ही नहीं, आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान और एक वुड स्टील आती थी। तो यहाँ पर द टीपू सुल्तान रूलर मैसूर 1799, यानी कि 1799 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। उन्होंने स्वर्ड यानी कि तलवार कह सकते हैं, मेड ऑफ ए स्पेशल टाइप हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स, एक स्पेशल टाइप की हाई क्वालिटी की स्टील थी जिसको यहाँ पर वुड जो कहा जाता है, और विच वाज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर साउथ इंडिया, वह उस प्रकार की तलवार ऑल ओवर साउथ इंडिया में बनती थी। वुड स्टील मेड इनटू स्वर्ड, उस स्टील से तलवार बनती थी। और प्रोड्यूस ए वेरी शार्प इज विथ फॉलोइंग वाटर पैटर्न, यानी मतलब उसको अच्छे से पानी, जैसे कहते हैं कि लोहे को पानी देकर बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया जाता है, अच्छे तरीके से मेल्ट किया जाता है, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होती थी। तो जो वुड जो स्टील होती थी प्रोड्यूस इन मनी 100 ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसिंग इन मैसूर, कई जगह बनाई जाने लगी। इंडियन वुड स्टील जो फैसिनेट यूरोपियन साइंटिस्ट और माइकल फैराडे द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवर द इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेंट 4 years स्टडिंग इन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स, यानी 1818 से 1822 में, यानी उस जो माइकल फैराडे थे उस तलवार पर, यानी जो वुड की धातु की तलवार बनी थी, उसको बहुत साल बाद 4 साल अध्ययन किया, फिर बताया उन्होंने कि कैसे बनी हुई थी, किस तरीके से बनाया जाता था, क्योंकि बहुत ही मजबूत होती थी वह।
The wood steel making process, which was widely known in the South India, was completely lost by their mid 19th century. The sword armor making the industry died the worst conquest India by the British and imports of iron and steel. England displaced the iron and steel produced by crafts people in India. चलिए आगे देख लेते हैं कि अहमदाबाद के जो किसान थे, अहमदाबाद गांव में, अहमदाबाद के जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान थे वह कैसे काम करते थे और कैसे शुरुआत किए, अहमदाबाद के लोगों को थोड़ा सा देख लेते हैं। आयरन स्मेल्टिंग इंडिया वाज एक्सटर्मली कॉमन टिल द इंड द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के बीच में अगर देखें तो इंडिया में आयरन स्मेल्टिंग का काम भी शुरू हो गया था, जैसे कि अमृत फार्नेस विलेज। द फार्नेस्ट वर मोस्ट ऑफ्टन बिल्ड क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। द स्मेल्टिंग वाज डन बाई मेन वाइल वोमेन। ये सब काम करने में पुरुष ही नहीं महिलाएं भी साथ देने लगी। बाई द लेट 19th सेंचुरी हावर द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज इन डिक्लाइन। इसमें दिस वाज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में देख लेते हैं कि न्यू फॉरेस्ट लॉ यानी अंग्रेजों द्वारा नया कानून लाया गया था जंगल वाला, कॉलोनिकल गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा जंगलों में एंट्री करने से मना कर दिया गया और जो चारकोल से वह बनाते थे, पिघलाते थे, उसकी कमी हो गई। इसके बाद 19th सेंचुरी में आयरन और स्टील को लोग यानी अंग्रेज लोग इंग्लैंड से या ब्रिटेन से इंपोर्ट करने लगे, आयात करने लगे। उसके बाद आयरन स्मिथ यानी जो लोहाकार होते थे या लोहार बोलते थे, इंडियन बिगन यूजिंग इम्पोर्टेंट आयरन टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल एंड इम्प्लीमेंट्स। वहाँ की चीज़ों का यूज करने लगे, अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती यूज करवाया जाने लगा। बाय द ईयर 19th सेंचुरी में आर्टिसियन प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेसेड न्यू कंपटीशन एज न्यू आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कम ऑफ इन इंडिया। धीरे धीरे इंडिया में भी स्टील फैक्ट्री लगने लगी, अब कपड़ों के साथ साथ स्टील का भी। अब देखिए इंडिया में कैसे स्टील फैक्ट्री लगने लगी। इंडिया में अगर इन द ईयर ऑफ 1904 यानी 1904 में चार्ल्स वेल्ड एंड दोराबजी टाटा वह एक जगह कंपनी लगाए। अंग्रेजी पीपल फाउंड इन द फाइनेस्ट आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आयरन ओर यानी लौह अयस्क बहुत अच्छा मिल जाता था, तो वह कंपनी लगाए। राजहरा हिल्स वन ऑफ द फाइनेस्ट ओवर इन द वर्ल्ड। ए फ्यू ईयर कुछ साल बाद लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियरेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुवर्णरेखा सेट अप ए न्यू फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री टाउनशिप ऑफ जमशेदपुर। जमशेदपुर में सुवर्णरेखा नदी के किनारे बहुत सारा जंगल साफ करके वहाँ पर एक कंपनी लगाई गई, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्टकट में टिस्को बोलते हैं। दैट कम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। 1912 में अंततः सुवर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित हो गई। 1914 से जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसके ख़त्म होने के बाद import of steel into India declined dramatically and Indian Railway turned TISCO for supply of rail। उस टाइम जंगलों को काट के और लकड़ियाँ से रेल बनाया जाने लगा, स्लीपर कोच बनाया जाने लगा, और उसके बाद जो टिस्को थी वह आयरन यानी लोहा बनाती थी, वह इंडियन रेलवे का काम बनना शुरू हुआ, तो वह लोहा बना के इंडियन रेलवे को देने लगी। उस टाइम अंग्रेज़ों ने लाया था ट्रेन। 1919 में कॉलोनिकल गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाई टिस्को। अगर देखें तो 1919 में जो रेलवे या कहीं इंडिया में कहीं भी लोहे का काम लगता था, स्टील का काम लगता था, तो वह टिस्को ही देती थी। यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पूरे इंडिया के 90% जगह पर आयरन की सप्लाई करने लगी। ओवर टाइम द टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन ब्रिटिश एम्पायर। यानी ब्रिटिश एम्पायर के रहते वह टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसे बोलते हैं, वह एक बहुत बड़ी कंपनी
बन गई। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। चलिए आपको आंसर क्वेश्चन दिखा देते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट नंबर का आंसर आप यहाँ से देख के लिखेंगे और उसी के आगे नीचे सेकंड नंबर दिया हुआ है जामदानी क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड नंबर, वीडियो रोक करके आप लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ नंबर भी दिया जा रहा है और फिफ्थ नंबर में फिलिंग द ब्लैंक है। और डिस्कस वाले में इस टाइप्स का 6 नंबर लिखना है, कुछ पैराग्राफ ही लिखना है, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है। और 7th नंबर छोटा है लिख लेना है और 8th नंबर का कुछ पैराग्राफ लिख लेना है। और 9th नंबर बस करना है। 10th 11th को छोड़ देना है, 9th नंबर तक ही करना है। वीडियो रोक कर आप लोग देख लेंगे अच्छे से, अच्छी क्वालिटी का वीडियो रहेगा, तब आपके सामने अच्छा प्रश्न दिखेगा। ठीक है, मिलेंगे अगले